नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए राहुल ने कहा, मोदी के काम करने के तरीके से मरे लाखों लोग, टीका जरूरी। जावड़ेकर ने दिया राहुल को जवाब, इसी साल दिसंबर तक लगा देंगे सबको टीका। हाई कोर्ट के जज ने कहा, हम मजाक बन गए हैं, कई फैसलों पर उठाए सवाल। मायावती पर जाति सूचक लतीफा सुनाने वाले हुड्डा को गिरफ्तार करने की मांग। मोदी से एयरबेस पर मिली ममता, तूफान समीक्षा बैठक का किया बहिष्कार। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर प्रधानमंत्री की नौटंकी की वजह से आई है। राहुल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी आप काम कर रहे हैं उसे बदलना होगा। आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस के नेचर को, उसकी प्रकृति को नहीं समझ पाए। अगर समझ गए होते तो बंगाल में बिना मास्क लगाए लाखों लोगों की रैली नहीं करते। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को आने का रास्ता दिया, उन्होंने भीड़ इकट्ठा की और करवाई। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त भी जिम्मेदारी से बचने के लिए मुख्यमंत्रियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। राहुल ने कहा कि जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक पेज पर यानी एक सतह पर आएंगे तभी कोरोना से लड़ा जा सकता है। राहुल ने टीकाकरण को लेकर कहा कि अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम टीकाकरण नहीं कर पाएंगे। राहुल ने टीकाकरण को लेकर कहा कि अभी आप ये नहीं कह सकते कि हम टीकाकरण नहीं कर पाएंगे, आपको करना होगा, नहीं तो ये आत्महत्या जैसा होगा। राहुल ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में जानकारियों को छुपाने की कोशिश की और इससे कोरोना महामारी का संकट बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान विपक्ष के नेताओं से भी मिलकर बातचीत नहीं की है, जबकि विपक्ष तो उन्हें संकेत दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर फरवरी में उनकी बात सुन ली होती तो लाखों लोगों की जानें बच गई होती। तो राहुल गांधी लगातार हमले पर हमले किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उनकी सरकार पर। और संयोग की बात है या उनकी समझदारी की बात है कि उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां अभी तक की हैं वो सटीक निकली हैं, सही निकली हैं और सरकार को अपना कहना चाहिए कि कदम पीछे खींचना पड़ा है या राहुल की बात को पहले नकारने के बाद स्वीकार करना पड़ा है और वो कार्रवाई भी करनी पड़ी है। तो इससे राहुल गांधी के हौसले बुलंद हैं और वो लगातार उन चीज़ों को दोहराते जा रहे हैं जो गलतियां प्रधानमंत्री से हुई हैं, उनकी सरकार से हुई हैं, और वो आगे की तरफ भी चेता रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी जो चुनौतियां आ रही हैं उसके लिए भी सरकार को तैयार रहना चाहिए। वो टीकाकरण पर, वैक्सीन पर लगातार जोर दे रहे हैं, जिस पर सरकार बुरी तरह से विफल साबित हुई है। अपनी इस विफलता को छिपाने के लिए सरकार तरह तरह के झूठ बोलती रही है, लेकिन जो चीज़ें रिकॉर्ड में हैं, जो दस्तावेज में हैं, वो यही बता रहे हैं कि सरकार ने वैक्सीन की खरीदी के लिए, प्रोडक्शन के लिए और जो भी इंतज़ाम करने हैं वो सही इंतज़ाम नहीं किए, जिसकी वजह से लगातार टीकाकरण में सुस्ती आती चली गई है क्योंकि टीका की सप्लाई ही नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन पहली बार राहुल गांधी खुलकर इतनी तीखे ढंग से उन्होंने हमला किया है, साफ कह दिया है कि लाखों लोगों की मौतें प्रधानमंत्री के कार्यशैली की वजह से हुई हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये बात राहुल गांधी अकेले कह रहे हों ऐसी बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मीडिया ने बार बार और प्रतिष्ठित मीडिया ने, लैंसेट जैसी पत्रिका ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वाशिंगटन पोस्ट ने और तमाम बड़े अखबारों ने इस पर टिप्पणियां, लेख और संपादकीय लिखे हैं जिनमें प्रधानमंत्री की नाकामियों को बार बार अंडरलाइन किया गया है। तो राहुल गांधी एक जाहिर है कि राजनीति भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस पूरे महासंकट में सरकार को एक तरह से चेताने का, सचेत करने का काम कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष का सहयोग लीजिए, अपने दम पर सारी चुनौतियां से जूझने का
आपका ख्याल अब गलत साबित हो सका है और अब आप जो कर रहे हैं राज्यों पर जिम्मेदारी डालकर उनके सिर पर दोष मढ़ने की कोशिश करना, ये गलत है। तो ये एक करारा हमला राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर हुआ है। अगली खबर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हमारे पास दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन होगी और हम दिसंबर 2021 तक देश भर के लोगों का टीकाकरण कर देंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कोरोना महामारी से लड़ने के मामले में घेरा था और टीकाकरण को तेज करने के लिए कहा था। उसी के जवाब में जावड़ेकर ने कहा, भारत ने अब तक 20 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई हैं और हम तेजी से टीकाकरण करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने कहा, राहुल जी अगर आप टीकाकरण की चिंता करते हैं तो कांग्रेस शासित राज्यों में ध्यान दें। बता दें, केंद्रीय मंत्री के इस दावे के बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई में सरकार ऐसा कर पाएगी, क्योंकि अभी हाल में IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कोरोना टीके की कमी हो सकती है और साल के अंत तक ज़्यादा से ज़्यादा 33% लोगों का ही टीकाकरण मुमकिन है। तो जावड़ेकर साहब झूठ बोलने में और बड़े बड़े दावे करने में माहिर हैं। अगर वो 216 करोड़ वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो ज़रा जनता को, देश को बता दें कि ये 216 करोड़ वैक्सीन कहाँ से आने वाली हैं, क्योंकि अभी जिस रफ्तार से आ रही हैं और अगले 3-4 महीने तक जिस रफ्तार से आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं उसमें कहीं से भी नहीं लगता कि इतने टीकों की आपूर्ति हो पाएगी, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। फाइजर ने कह दिया कि हम अगले साल जनवरी-फरवरी तक दे पाएंगे। इसी तरह से मॉडर्ना का हाल है। स्पुतनिक के बारे में ये तय हो गया है कि वो आ गई है, उसका प्रोडक्शन अगस्त-सितंबर में शुरू होगा, लेकिन वो कब तक कितनी वैक्सीन दे पाएगा अभी इसको लेकर संदेह बने हुए हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मामले में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो सरकार जो दावे कर रही है उसको पुष्ट करने के लिए वो कुछ जानकारियां नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि हवा में वादे कर रही है। ठोस जानकारी देती तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उनकी हवा निकल जाती। लेकिन IMF जब कह चुका है कि किसी भी सूरत में 33% से ज़्यादा लोगों को टीके नहीं लग पाएंगे, हम मान लें अगर कि उसका दावा बहुत ही सीमित है, अगर हम मान लें 33 से 50% हो सकता है, 60% तक हो सकता है, डबल हो सकता है, लेकिन पूरे देश भर को टीका दिसंबर तक लगवाने का दावा ऐसा लगता है कि लोगों को बरगलाने, उन्हें गुमराह करने के लिए और विपक्ष की आलोचना को चुप कराने के लिए किया गया है। लेकिन इसमें न तथ्य न कथ्य, और कल जो सफाई जारी की थी केंद्र सरकार ने 7 बिंदुओं पर, उसका भी खंडन हो चुका है कि उसमें वो सातों के सातों दावे झूठे थे। तो एक पर एक झूठ बोलकर अपनी सरकार की खाल बचाने का काम मंत्री और ये सरकार के नेता कर रहे हैं, जो कि आज नहीं तो कल उनका खुलासा होगा, उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। जावड़ेकर ने जो दावा किया है अब इसी पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे और सरकार फिर मुसीबत में फंस सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के जज अरिंदम सिन्हा ने नारद घूसखोरी कांड में अदालत के कामकाज पर सवाल उठाते हुए एक चिट्ठी अपने वरिष्ठ जजों को लिखी है। इस चिट्ठी में जस्टिस सिन्हा ने लिखा है कि हमारा व्यवहार हाई कोर्ट की गरिमा के अनुकूल नहीं है और हम मजाक बनकर रह गए हैं। उनकी इस चिट्ठी पर न्यायपालिका से जुड़े लोग स्तब्ध हैं। जस्टिस सिन्हा ने आरोप लगाया कि नारद घूसखोरी कांड को बंगाल के बाहर भेजने से जुड़ी CBI की याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट ने गलत तरीके से रिट पिटीशन के रूप में शामिल कर लिया और इस कारण इसे सिंगल बेंच की जगह डिवीजन बेंच को सौंप दिया गया। उन्होंने इसके आगे लिखा है, हाई कोर्ट को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमारा व्यवहार उच्च न्यायालय के आचरण के खिलाफ है। बता दें कि नारद मामले में गिरफ्तार किए गए 4 नेताओं के मामले में CBI ने अपने दफ्तर के बाहर TMC कार्यकर्ताओं की भीड़ का हवाला देते हुए कहा है कि इस मामले को बाहर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जज अरिंदम सिन्हा ने कहा कि CBI दफ्तर के बाहर भीड़ का जमा होना एक कारण बन सकता है, लेकिन उन्होंने इस पर सवाल उठाया है कि क्या इस आधार पर ही रिट याचिका के रूप में देख लिया जाना चाहिए था। जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने इस पर भी आपत्ति जताई है कि जब बेंच के जजों की एक राय नहीं हो सकी तो किसी तीसरे जज की राय लेने के बदले उसे बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया। ये एक गलत कदम है। तो कुछ समय में कलकत्ता हाई कोर्ट का जो
रवैया रहा है वो सवालों के घेरे में आ गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी आलोचना की थी कि कलकत्ता हाई कोर्ट को इस तरह से जमानत याचिका खारिज नहीं करनी थी, जिन्हें सीबीआई ने जबरन पकड़ के रखा हुआ था। अब तो अंतरिम जमानत दे दी गई है। तो बहुत साफ है कि ऐसा एक लोगों को लग रहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट पर कहीं केंद्र सरकार का, बीजेपी का दबाव तो नहीं है, जिसकी वजह से वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो, केंद्र सरकार को लाभ हो और टीएमसी के लोगों को परेशान करने में सीबीआई को मदद मिले। तो ये एक मैसेज निकल कर जा रहा है। जिस तरह के एक के बाद एक फैसले, निर्णय लिए हैं कलकत्ता हाई कोर्ट ने, और जब सुप्रीम कोर्ट में गया मामला तो उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सीबीआई एक याचिका लेकर कि कलकत्ता हाई कोर्ट से मामला दूसरी जगह भेज दिया जाए, और जो हाउस अरेस्ट दिया गया है, उस समय हाउस अरेस्ट पे थे चारों लोग, उनको हाउस अरेस्ट रद्द किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बहुत सारे लूप होल्स हैं हाई कोर्ट के फैसले में, जबकि सीबीआई की स्पेशल अदालत ने जमानत दे दी थी और हाई कोर्ट ने उसे रोक दिया था, उस पर स्टे लगा दिया था। तो हाई कोर्ट का चाल चलन घेरे में आ गया है संदेह के। जैसे कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जब 4 जज पब्लिकली आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि सुप्रीम कोर्ट पर सरकारी दबाव है, राजनीतिक दबाव, और उसकी वजह से फैसले हो रहे हैं। तो ये मामला भी हाई कोर्ट का कुछ इसी तरफ इशारा करता हुआ दिख रहा है। अगली खबर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने पश्चिम बंगाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी की। इसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होने वाली थी, लेकिन वो शामिल नहीं हुई। बैठक के बाद उन्होंने मेदिनीपुर जिले के कलाई कुंडा में प्रधानमंत्री मोदी से 15 मिनट की मुलाकात की और प्रधानमंत्री को तूफान से हुए नुकसान की रिपोर्ट सौंप दी। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी इसलिए समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया था, जिससे ममता नाराज थी। उन्होंने कहा था अगर शुभेंदु अधिकारी बैठक में शामिल होंगे तो उनका जाना मुश्किल होगा। चुनाव के तुरंत बाद सीबीआई ने टीएमसी के 3 नेताओं को भी नारद केस में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि उनको आज अंतरिम जमानत मिल गई है। तो केंद्र सरकार लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार को और उनकी मुख्यमंत्री को दुविधा में, धर्म संकट में डालने की कोशिश कर रहा है, उनको लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अन्यथा जो समीक्षा बैठक होती है उसमें विपक्षी दल के नेता को कभी बुलाया नहीं जाता है। इसमें उन्होंने जानबूझकर गवर्नर को भी बुलाया और फिर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी में जाकर शामिल हो गए, उनको भी बुलाया। तो एक तरह से ये ममता बनर्जी को चिढ़ाने, उत्तेजित करने वाली एक चाल भी थी, और इस चाल के पीछे एक मकसद ये भी था कि बीजेपी की जो अपनी लीडरशिप है उसको प्रोजेक्ट किया जाए, उसको मजबूत दिखाया जाए और उसके सामने जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, उनको थोड़ा कमतर दिखाया जाए। तो ये एक स्ट्रेटजी है, बहुत ही घटिया स्ट्रेटजी है। ये केंद्र राज्य संबंधों पर हमला है, संघीय ढांचे पर हमला है। लेकिन केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को इसकी तनिक भी परवाह नहीं है। वो इस पर प्रहार किए जा रहे हैं और बंगाल इसका बहुत ही शर्मनाक और निर्लज्ज उदाहरण बन गया है। और ममता बनर्जी ने बिल्कुल इस मामले में सही किया कि उन्हें इस बैठक का उन्होंने बहिष्कार कर दिया, और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तौहीन हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनकी बैठक में शामिल नहीं हुई। उन्होंने आई और एक रिपोर्ट सौंप कर चली गई। तो उन्होंने अपना काम एक तरह से कर लिया। उन्होंने हालांकि एक दिन पहले ही कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगी, तो उन्होंने अपना इरादा तो जाहिर कर दिया था। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह से इस पूरी मीटिंग को, बैठक को आकार दे दिया, जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी को बुला लिया गया, उसने पूरा मामला खटाई में डाल दिया। और ये एक ममता बनर्जी को भिड़ना तो पड़ रहा है, ये उनके लिए आगे चल के मुसीबत भी बन सकता है। लेकिन मोदी जैसे नेताओं को और मोदी सरकार जैसी सरकारों से निपटने के लिए शायद उन्हें 2-2 हाथ करना उनके लिए अब ज़रूरी बन गया है। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रह गया है। तो अब अगली खबर का रुख करते हैं। अभिनेता रणदीप हुड्डा अपने एक पुराने वीडियो के कारण मुसीबतों में घिर गए हैं। इस वीडियो में वे उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर एक बेहुदा
चुटकुला सुना रहे हैं, लेकिन इसका वीडियो अब वायरल हुआ है। रणदीप को ट्विटर पर लोगों ने घेर लिया और जमकर खरी खोटियां भी सुनाई हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स ने ट्विटर पर #अरेस्ट रणदीप हुड्डा ट्रेंड कराया और ये कई घंटों तक ट्रेंड करता रहा। कई यूजर्स ने इस वीडियो पर लिखा कि हमारा समाज आज भी कितना जातिवादी और सेक्सिस्ट है, और विशेषकर दलित महिलाओं के प्रति। CPI-ML की नेता और सामाजिक कार्यकर्ता कविता कृष्णन ने इस वीडियो को लेकर कहा है कि ये कोई लतीफ़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स किसी पुरुष राजनेता पर भद्दे जोक नहीं करता है। कविता कृष्णन ने कहा कि रणदीप तुम्हारा ये लतीफ़ा जातिवादी और महिला विरोधी है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनको संयुक्त राष्ट्र सचिवालय ने जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सम्मेलन CMS के एम्बेसडर के पद से भी हटा दिया है। तो लगातार ये कई सेलिब्रिटी एक के बाद एक ऐसे आ रही हैं जो कि जाति सूचक टिप्पणियां कर रही हैं, घटिया टिप्पणियां कर रही हैं, और उनकी अगर अपराध संहिता के हिसाब से देखें तो उसका दंड का जो प्रावधान है सीधे SC/ST एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, शायद इसीलिए हौसले भी बढ़ते जा रहे हैं, चिंता भी नहीं करते हैं कि ऐसा करने पर क्या होगा। अब ये जो टिप्पणी हुड्डा ने की, ये तो बहुत ही बेहुदा टिप्पणी है। ये स्त्री विरोधी भी है और जो दलित जातियां हैं उनका अपमान करने वाली भी हैं कि मायावती के बारे में बहुत ही घटिया और अश्लील किस्म का उन्होंने चुटकुला सुनाया और उसको फिर उस वीडियो को उन्होंने वायरल भी किया, अपलोड भी किया सोशल मीडिया पर। तो ये जो हुड्डा के खिलाफ कंप्लेन हो गई है तो हरियाणा में, और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ज़रूर गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होगी तभी दूसरों लोगों को सबक मिलेगा कि इस तरह की हरकतें करने का अंजाम क्या हो सकता है। कड़े कदम बहुत ज़रूरी है, अन्यथा इनके हौसले बढ़ते जाएंगे और वो इस तरह की हरकतें करते जाएंगे। ये एक और बात है कि इस तरह के व्यक्ति भी जो इतने फिल्मों में अभिनय कर चुका हो और इस दायरे में रह रहा हो, उसका भी दिमाग है कितना तंग हो सकता है, उसका सोच कितना घटिया हो सकता है। और पढ़े लिखे लोग भी दरअसल इन जो सामाजिक कुसंस्कार हैं उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वो अभी भी पुराने ढंग से देखते और सोचते हैं और व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज का वीडियो, आज की खास खबरों का विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा। आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।